तो अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अब पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करना है। पुलिस रिपोर्ट तैयार है हमारे पास। नाउ वी हैव टू सबमिट इट। उसमें क्या क्या लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारी बातें जो है हम 193 में। बट बिफोर दैट there's one more document which is very important in a case, that is case diary, police diary, case diary. उसके रिगार्डिंग प्रोविजन करा गया आपका सेक्शन 190। बहुत आसान सा प्रोविजन है, there is nothing much in this particular provision. देखो मैं आपको बता चुका हूं केस डायरी का मतलब क्या होता है, केस डायरी में होता क्या, बहुत बार बताया, अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपीट कर मैंने बताया। पुलिस ऑफिसर जो भी करेगा एक केस के अंदर, वो सबका सब सीडी में डालेगा, केस डायरी में डालेगा। देखो जरा, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस चैप्टर शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, सेटिंग फोर्थ, क्या क्या बताना है, द टाइम एट विच इंफॉर्मेशन रीच्ड, द टाइम विच ही बिगिन एंड क्लोज द इन्वेस्टिगेशन, जब उसने इन्वेस्टिगेशन चालू करी, इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करी, द प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, द स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, जो परिस्थितियों को उसकी उसको जानकारी लगी, जिन परिस्थितियों की, किससे, इन्वेस्टिगेशन से, और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे उसने अंडर सेक्शन 180, उनको भी केस डायरी में इंसर्ट। अब इस डायरी को, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लंबी चौड़ी डायरी हो जाएगी, तो अब एक वॉल्यूम में हो सकती है, उसको ड्यूली पेजिनेटेड करना है, पेजिनेशन होगा, एक वन पेज नंबर 1, एक वॉल्यूम में पेजिनेटेड करके जो है डायरी को रखा जाए। अच्छा, इसका यूज क्या है, वो आपका सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 में मैंने बताया था आपको। अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं है केस डायरी को देखने का, ओनली कोर्ट कैन यूज इट। पहली बात, कौन कौन यूज कर सकता है, कोर्ट यूज कर सकता है। कोर्ट किस लिए यूज करता है, एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड द पुलिस डायरी ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस, एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करा जाएगा, बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल की एड के लिए। बहुत बार टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन जानने के लिए भी पुलिस डायरी को कभी कभी रेफर, केस डायरी को कभी कभी रेफर करता है कोर्ट, मैजिस्ट्रेट, दे रेफर द केस डायरी टू नो द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन विच डायरेक्शन द इन्वेस्टिगेशन इज मूविंग, गोइंग, दे रेफर, but it can never be ever be used as evidence, in evidence के तौर पे यूज नहीं किया। केस डायरी के रचयिता कौन, who is the author of the case diary, the police, the investigating agency। मैं बोलूं कि आपकी कही हुई, आपके केस में आपकी कही हुई सारी बातें जो आपने डायरी में लिखी हैं वो बढ़िया हैं, तो आप तो केस डायरी में जाने क्या, अपनी डायरी में जाने क्या क्या लिखोगे, मुझे सोनू से 10 करोड़ रुपए मिलने, आपने लिख दिया केस डायरी, केस डायरी में लिख दिया तो सही हो गया, अब सोनू आपको 10 करोड़ रुपए देगा, ऐसा नहीं। रचयिता है पुलिस ऑफिसर, so it cannot be taken as evidence, but yes, because it is done by a police officer who is working for the investigating agency executive, certainly it has some value, so court will use it for the aid, सहायता के लिए उसको कभी कभी रेफर करें। बहुत बार क्या होता है, चार्जशीट में मान लीजिए वो बातें नहीं आ पाई, तो सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करने के लिए कोर्ट जो है सहायता के लिए पुलिस डायरी को भी रेफर करते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस डायरी को भी रेफर करते हैं, केस डायरी को भी रेफर। आ रही है बात समझ। तो फर्स्ट यूज इज इट कैन बी यूज्ड एज एड इन इंक्वायरी और ट्रायल, कैन बी यूज्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट एज एड सहायता के तौर पे इन इंक्वायरी और ट्रायल, पहला यूज ये हो गया। इट कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस, इट इज नॉट एन एविडेंस
वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना चाहें आप लिख लें। ऐसा आप हेडिंग डालें ना, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ केस डायरी CD। पहला लिख लेना, इट इज नॉट एन एविडेंस बट कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ इट, कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ इट इन इंक्वायरी और ट्रायल, इन इंक्वायरी और ट्रायल। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था आपको, बेल देने में, बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल ना हो सकता है चार्ज फ्रेमिंग के समय, उस समय भी जो है केस डायरी का यूज करते हैं इन फ्रेमिंग चार्जेस, इन ग्रांटिंग बेल और नॉट ग्रांटिंग बेल। एविडेंस नहीं है, एविडेंस तो ट्रायल में लिए जाएंगे। अरे ये बात समझ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और क्या यूज हो सकता है इसका? तो इसको दो तरीके से और यूज किया जाता है, या तो एक कोर्ट यूज करता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर यूज करता है। पुलिस ऑफिसर यूज करता है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। देखो, पुलिस ऑफिसर ने एक इन्वेस्टिगेशन तो की नहीं है, उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी है। नाउ ही वांट्स टू नो दैट व्हाट इन्वेस्टिगेशन ही डिड, व्हाट ही डिड इन दैट केस, कैसे उसने इन्वेस्टिगेट करा है, उसको अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसको अपनी मेमोरी को क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है रेफर कर सकता है केस डायरी को। और जैसे ही वो केस डायरी को रेफर करेगा, ध्यान देना ये जरा ट्रायल में हो रहा है, ट्रायल में वो जब एविडेंस, ट्रायल में जब वो टेस्टिमनी देने आया है पुलिस ऑफिसर, उसको एज अ विटनेस बुलाया गया है, तो वो केस डायरी को रेफर कर रहा है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। तो ऐसे केसेस में जिन पार्ट्स का, ध्यान से समझिएगा, जिन पार्ट्स का वो यूज कर रहा है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, उन पार्ट्स को डिफेंस बोल सकता है, हमें भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 100 पेजेस इन दैट, वो केवल एक पेज को देखता है, पेज नंबर 21 को। तो अक्यूज्ड पर्सन या उसका डिफेंस काउंसिल बोलेगा कि साहब हमें भी पेज नंबर 21 देखने दो, क्योंकि जिससे इसने रिफ्रेश करी है मेमोरी, मैं उसके बेसिस पे इसको क्रॉस एग्जाम। आ रही है बात समझ? आ गया होगा। और दूसरा यूज कर सकता है कोर्ट। कोर्ट किस लिए यूज करेगा? मान लीजिए पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, अपना बयान दे रहा है। अब अक्यूज के पास में तो वो पुलिस डायरी है नहीं, लेकिन वो पुलिस डायरी किसके पास में अवेलेबल है, केस डायरी किसके पास में अवेलेबल है? कोर्ट के पास में अवेलेबल है। मैजिस्ट्रेट साहब उसके बेसिस पर, पुलिस डायरी के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। किसको? कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। किसको? कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिन तो पार्टीज करती है, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। किसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं? पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। और जब पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वहां पर अक्यूज जो है, डिफेंस जो है, वो भी चाहेगा कि उस पार्ट को देख पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और वो पुलिस ऑफिसर को वो पार्ट दिखाया जाएगा, उसको दिखाए बिना उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। ये रूल्स पढ़ेंगे हम जब हम पहुंचेंगे एविडेंस एक्ट पे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ेंगे, तो वहां जानेंगे कि अगर आपने मेमोरी रिफ्रेश करी, जिस पार्ट से करी, वो उस पार्ट को सामने वाला देख सकता है। कॉन्ट्रडिक्ट किया कोर्ट ने, पहले उसको दिखाया जाएगा जिसको आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, उसके बाद में फिर आप बोलते हैं हाँ हाँ साहब हम गए थे और वहां पर हमें 4 लोग मिले थे। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है आपने वहां पर करीब करीब 10 लोगों से पूछताछ की थी। तो दिस इज दी थिंग दैट अ कोर्ट कैन डू। तो कोर्ट जो है कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए यूज कर सकता है, पुलिस ऑफिसर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकता है। और जब दोनों ये करेंगे तो फिर डिफेंस का राइट बनेगा कि उस हिस्से को वो भी देख पाए। अदरवाइज अक्यूज्ड का कोई राइट नहीं है, ना ही उसके एजेंट का कोई राइट है कि वो कभी भी केस डायरी को देख पाए। दे कैन नेवर लुक इनटू केस डायरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यही बात आपकी सबसेक्शन 5 में लिखी हुई है, देखो जरा। नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड, नीदर नॉर shall be entitled to call for such diary, उस डायरी को नहीं बुला सकते। nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred by court, कि कोर्ट ने उनको रेफर करा है इस वजह से आप देख लें, ऐसा भी नहीं कर सकते। कोर्ट तो यूज करता है ना उनको सहायता के लिए,
टू एड लिखा था ऊपर, टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल लिखा होता, तो कोर्ट ने उनका यूज करा, कोर्ट ने उनको रेफर करा, इस वजह से आप नहीं देख सकते। लेकिन बट इफ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू रिफ्रेश मेमोरी, पुलिस ऑफिसर ने यूज करा मेमोरी को रिफ्रेश करना, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कोर्ट ने यूज करा, तो फिर जो प्रोविजंस है 148 के और 164 के वो अप्लाई कर जाएंगे। वो प्रोविजंस में वही बातें लिखी हैं जो बातें मैंने आपको बताई, मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया है तो वो पार्ट को देखना पड़ेगा आपको, कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट करा है तो वो पार्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा और फिर अक्यूज्ड भी देखेगा उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ रही है बात समझ? कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आपने लिख लिया था, पॉइंट आपने लिख लिया था, इट इज नॉट एविडेंस, है ना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अक्यूज्ड और हिज एजेंट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अक्यूज्ड और हिज एजेंट कैन नॉट कॉल फॉर केस डायरी, नॉट कॉल फॉर केस डायरी, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, if the case diary is used by police officer to refresh memory, or if the court uses them, or if the court uses them for the purpose of contradicting police, them for the purpose of contradicting police, then provisions of section 148 or 164, provisions of section 148 or section 164 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA will apply, will apply। आगे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके उसी में, तो the accused can ask for production of those pages, so the accused can ask for production of those pages which are used for refreshing memory, which are used for refreshing memory, which are used for refresh, and can cross examine on that portion only, and cross examine on that portion only। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए ज़रा, मेरे समस्या नहीं होनी चाहिए। कंटेंट्स आपको मैंने बता ही दिए हैं भाई, डे टू डे प्रोसीडिंग्स आपको लिखनी है, कब इन्फॉर्मेशन मिली, कब आपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, कब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हुई, कौन कौन से प्लेसेस आपने विजिट करे, किन लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे, वो स्टेटमेंट्स क्या थे, ये सारी बातें जो सर्कमस्टेंसेस आपको पता लगे, जो ऑब्जर्व करा आपने, नक्शा बनाया वहाँ जा कर के, वो सारी बातें जो है आप लिखते। ठीक है, चलिए ये केस डायरी जो है हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम वापस आते हैं हमारे, तो केस डायरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस डायरी लेकर के बैठेगा पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तभी फिर क्या करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा, किसको, अपनी पुलिस रिपोर्ट को बनाना चाहता है, फाइनल रिपोर्ट उसको सबमिट कर, उसमें पूरे खुलासे होंगे कि क्या उसने इन्वेस्टिगेशन, तो उसको डील करता है सेक्शन 193, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी
easy to understand. Every investigation in this chapter shall be completed without unnecessary. बिना अननेसेसरी डिले के आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. ऑब्वियस सी बात है, स्पीडी जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोसीजरल लॉ. Timely justice, speedy justice, that is the paramount that this law seeks. अच्छा, अगर इन्वेस्टिगेशन रिलेट करती है 64, 65, 67, 68, 70, 71 या फिर 4, 6, 8 और 10 ऑफ पॉक्सो, मतलब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन और सेक्सुअल ऑफेंसेस, सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस लिस्ट दी गई है. अगर इनसे रिलेट करती है तो इन्वेस्टिगेशन जो है 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट की जानी चाहिए. कब से 2 महीने? जब से आपको इंफॉर्मेशन मिली थी, जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई थी, उससे 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करनी है. यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड इन 2 months. स्पेशली बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम, बहुत आता है, अब पता नहीं आए नहीं आए. अभी तक 1A हुआ करता था ये, इसलिए बहुत आता था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो सब जगह इंक्लूड करा गया है भाई, मेल से भेज दो मैजिस्ट्रेट्स आपको. टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट, अब रिपोर्ट इन द फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड. उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में स्टेट गवर्नमेंट बोलती है रूल्स फ्रेम करके कि इस तरीके से भेजी जाएगी. आप क्या करेंगे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होने के नाते वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास में? मैजिस्ट्रेट्स आपको फॉरवर्ड कर, जो कि एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस. भाई मैजिस्ट्रेट साहब जो है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस, या और कोई अदर इंफॉर्मेशन उनको मिलती है अदरवाइज देन दिस कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, उसके बेसिस पे भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं. तो उस मैजिस्ट्रेट को आप फॉरवर्ड कर देंगे, उसमें और ये बातें रहेंगी. स्टेटिंग व्हाट? स्टेटिंग दीज थिंग्स. कौन कौन सी बातें लिखनी है? सबसे पहले तो पार्टीज का नाम लिखना है, कंप्लेनेंट कौन है, अक्यूज्ड का आपको पता है वो बताएं. आप नेचर लिखना है इन्फॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी. जो लोग आपको पता लगा कि ये लोग एक्वेंटेड हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से, इनको पता है कि केस क्या, उनके नाम भी लिख देने. आपको लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है वो भी बता देना है आप, और अगर हाँ हुआ है तो किसने करा है वो भी बताएं आप. क्या अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया वो भी बता दें. अच्छा, अरेस्ट करा गया था तो फिर क्या उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे छोड़ा है, वो स्टेटस भी आपको बताना है. किसमें? पुलिस रिपोर्ट. क्या अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 190 आपने फॉरवर्ड किया है मैजिस्ट्रेट को, वो भी बता दें. फॉरवर्ड किया है वो भी बताना है, फॉरवर्ड नहीं किया. ठीक है, और क्या बताना है? साथ ही साथ अब देखो जरा, जब आप 183 पढ़ रहे थे वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे गए थे बोल, और साथ ही साथ आपको 173 पढ़ते समय मैंने प्रोवाइजो में दिखाया था कि आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेना है अंडर सेक्शन 183 मैजिस्ट्रेट साहब से रेप विक्टिम के केस में. और वहां पे जब स्टेटमेंट करा गया था तो फिर रिकॉर्ड होने के बाद उसको आपको क्या करना है, जब कॉग्निजेंस लेने जाओगे, कॉग्निजेंस करवाने जाओगे, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो पुलिस रिपोर्ट के साथ में लगाना होता है उस डॉक्यूमेंट, उस स्टेटमेंट को. तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं. वेदर रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अच्छा वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको लगाना पड़ेगा. ऑफ अ वुमेन हैज बीन अटैच्ड, जो आपने 184 में इन्वेस्टिगेशन के दौरान विमेन का अगेंस्ट हुम द सेक्सुअल ऑफेंस वाज कमिटेड,
उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया था, जो उसकी रिपोर्ट है उसको भी आपको साथ में इनक्लोज करना। वहां पर आपने देखा है 180, है ना, कि भाई इंफॉर्मेशन मिली, उसके 24 आवर के अंदर आपको क्या कराना पड़ता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। रिलेट्स टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 67, 68, 70, 71 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सीक्वेंस ऑफ कस्टडी बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कस्टडी कैसे रही, पहले किसके पास था, फिर किसके पास रखा है, फिर किस में फॉरवर्ड करा, फिर वहां से कैसे रिकवर करा, और फिर किसके पास में गया है। तो सीक्वेंस ऑफ कस्टडी बताएंगे। और क्या बताएंगे साथ साथ, द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days inform the progress of investigation by means of including by any means including electronic means to the informant or the victim। भाई 90 दिन के अंदर आप क्या स्टेटस है आपका, क्या प्रोग्रेस हुई आपकी इन्वेस्टिगेशन में, इसकी जानकारी आप किसको देंगे, इंफॉर्मेंट को देंगे और विक्टिम को देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। और द ऑफिसर shall also communicate in such a manner as may by rules provide the action taken by him to the person if any by whom information relating to commission of offense was first given। जिसने सबसे पहले जानकारी दी थी कि अपराध के होने की, उसको भी जानकारी देंगे आप, कम्युनिकेट करेंगे जो एक्शन आपने लिया है। यहां तक आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है जो समझ, बताओ जरा। बहुत आसान से प्रोविजंस है, देयर इज नथिंग मच विच इज टू बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, चलिए जरा सब सेक्शन 4 पर बढ़ते हैं। अब देखो जरा, मैंने बताया था आपको, या तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, या सुपीरियर ऑफिसर भी आपकी पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो वही बात बताई गई है, जहां पर 177 में कोई सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, पढ़ा था 177, अकरेंस रिपोर्ट को पहले सुपीरियर ऑफिसर को भेजा जाएगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और फिर वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है। फिर 178 में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। अरे ये बात ध्यान, तो अगर वो ऑफिसर अपॉइंट करा गया, द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर। अगर भाई बोल रखा है कि इन केसेस में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो फिर वो ऑफिसर, एंड ही मे पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जब तक मैजिस्ट्रेट साहब से कोई ऑर्डर नहीं होता है, डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बोल सकता है ये भी और इन्वेस्टिगेट करो, रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी है, वहां से अभी तक कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, आप क्या करिए और आगे इन्वेस्टिगेट करिए, ऐसा बोल सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस। ठीक है, अब देखिए जरा अक्यूज को लेकर के है कि उसको छोड़ना है, रखना है, क्या करना है। भाई कस्टडी में हो सकता है उसको लाया गया हो और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, पहले छोड़ गया तो फिर कोई दिक्कत ही। अच्छा पहले छूट भी गया है और अभी लाया गया, तो यहां से भी जेल भेज सकते हैं, नहीं है कि जेल नहीं भेज सकते, जेल भी भेज सकते हो, जुडिशियल कस्टडी में मत भेजा जा सकता, पुलिस कस्टडी में। Whenever it appears from a report forwarded under the section that accused has been released on his bond or bail bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or bail bond or otherwise as he thinks। भाई आप जो है बीइंग एन अक्यूज्ड, आपको ऑलरेडी बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर पुलिस ऑफिसर ने छोड़ के रखा था, या पहले से आपको बेल बॉन्ड पे छोड़ रखा था पुलिस ऑफिसर ने, कब से पहले, आपके पुलिस रिपोर्ट फाइल करने से पहले। अब देखो वो बॉन्ड किसके लिए थे, वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड पुलिस के सामने आपने करे थे, नाउ यू हैव प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, तो जो पुराने बेल बॉन्ड हैं उनको सबको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपसे नया बेल बॉन्ड जो है अब कोर्ट के द्वारा भरवाया जाएगा। या फिर कोर्ट को और दूसरा तरीका लगता है कि आपको तो जुडिशियल कस्टडी पुलिस कस्टडी में भेजना है, तो फिर वो कोर्ट वो भी ऑर्डर कर सकता है, अदरवाइज एज ही थिंक्स। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, बहुत आसान आसान से प्रोविजन। चलिए
व्हेन सच रिपोर्ट इज इन केस ऑफ विच 190 अप्लाइज, मतलब ऑफेंस हुआ है ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को, पॉजिटिव रिपोर्ट फाइल करी गई है, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, रिपोर्ट के साथ क्या क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ ऑन विच प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंड टू मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के जो दौरान भेज दिए गए वो तो ठीक ही है, उसके अलावा और दूसरे डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिए। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 190 ऑफ ऑल द पर्सन्स whom the prosecution proposes to examine as its, जिनको भी वो विटनेस के तौर पे एग्जामिन करना चाहते हैं और जिनके स्टेटमेंट 180 में रिकॉर्ड करे थे उनके सारे स्टेटमेंट भी आप मुझे बीइंग अ मैजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी। मैजिस्ट्रेट आपको फॉरवर्ड करोगे, आपको उनको विटनेस के तौर पे प्रोड्यूस करना चाह रहे हो किन्हीं लोगों को, तो आप उनके स्टेटमेंट जो आपने 180 में रिकॉर्ड करे थे वो सारे के सारे स्टेटमेंट भी फॉरवर्ड कर दोगे। अच्छा, उनके बेसिस पे आपको क्रॉस एग्जाम एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करना है, उनको तो आप विटनेस के तौर पे बुलाना चाहते हो, फिर तो कोर्ट विल सी इट। तो आपको ये सारी चीज़ें आप जो है फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, किसके साथ में, रिपोर्ट के साथ में, रिपोर्ट में लगी होती हैं, आपको दिखाऊंगा अभी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट एक फाइनल पुलिस रिपोर्ट पड़ी होगी, देन आई विल शो इट टू यू, देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस क्लियर, आ गई होगी बात समझ में। चलिए आगे देखिए जरा। If the police officer is the opinion that any part of such a statement is not relevant to the subject matter of the proceeding, और देखो दो ग्राउंड्स है, फर्स्ट ग्राउंड आपको मैंने बता दिया है, टोल्ड यू द फर्स्ट ग्राउंड, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है रेलेवेंट नहीं है, और दूसरा उस पुलिस ऑफिसर को लगता है इट्स डिस्क्लोजर टू अक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इट इज एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई जस्टिस के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, न्याय के हित में, ये जरूरी नहीं है कि ये बात की जानकारी किसको लगे, अक्यूज्ड को लगे, या फिर उनको लगता है कि ये रेलेवेंट ही नहीं है। इन दोनों केसेस में पुलिस ऑफिसर साहब रिक्वेस्ट करेंगे, इसको रिक्वेस्ट करेंगे, शैल इंडिकेट दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंडेड अ नोट रिक्वेस्टिंग, इसको रिक्वेस्ट करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब को, टू एक्सक्लूड दैट पार्ट from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making, वहीं पर लिख देंगे जिस पार्ट को आपको नहीं देना है। मैजिस्ट्रेट साहब को सब देंगे, क्योंकि देखो अभी ये चार्जशीट की कॉपी, पुलिस डायरी नहीं मिल रही, केस डायरी नहीं मिलती है अक्यूज्ड को, लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट जो फॉरवर्ड करी जाती है, पुलिस रिपोर्ट जो दी जाती है जिसके बेसिस पे कॉग्निजेंस लिया जाता है, उसकी कॉपी जरूर फॉरवर्ड की जाती है किसको, हमारे अक्यूज्ड पर्सन को। तो इन दो चीजों के बेसिस पे कि भाई ये रेलेवेंट नहीं है साहब, इसको आप जो है मत दीजिएगा अक्यूज्ड को, और इस वाले का डिस्क्लोजर मत करिए, क्योंकि इसके डिस्क्लोजर से जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है वो सफर होगा, एंड इट इज एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट इट शुड नॉट बी सप्लाइड टू अक्यूज्ड पर्सन। अपना रीजन भी लिख देंगे, फिर मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो देखेंगे करना है नहीं करना है। इज दिस क्लियर? 8. Subject to provisions contained in subsection 7, the police officer investigating the case shall also submit such number of copies of the police report along with other document duly annexed to magistrate for supply to the accused person as required under section। भाई 4 अक्यूज है, सबको कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, आप उतने नंबर ऑफ कॉपीज साथ में सप्लाई करिए। केवल ऐसा नहीं कि मैजिस्ट्रेट साहब के लिए बस आपने एक कॉपी दे दी, नहीं, उसके साथ साथ में इतनी कॉपी सप्लाई करिए ताकि अक्यूज्ड को भी दी जा सके, ठीक है। 230 रिक्वायर करता है। पढ़ेंगे आगे, जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब के पास में पहुंच गई बातें और उनको केस जो है कमिट ट्रायल के लिए भेजना है, तो उसके पहले कंप्लायंस करने पड़ेंगे, उसको FIR मिल जाए, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी मिल जाए, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करे गए थे, जो केस डायरी में लगे नहीं वो नहीं, अलग से जो रिकॉर्ड करे गए हैं, जो पार्ट बन रहे हैं पुलिस रिपोर्ट का, वो मिल जाए। प्रोवाइडेड दैट सप्लाई ऑफ सच रिपोर्ट और द डॉक्यूमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व। नई चीज़ें हैं, नया जमाना आ चुका है, ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जब प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है
तो फिर जो कॉपीज हैं, पुलिस रिपोर्ट भी तो देखो मैजिस्ट्रेट्स आपको कैसे फॉरवर्ड हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड हो सकती है, ये भी आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड कर सकते हैं। Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection. Very important. आपने सबसेक्शन 3 के अंतर्गत रिपोर्ट सबमिट कर दी, इसको फाइनल रिपोर्ट भी बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं, सबमिट कर दी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट के तौर पे, सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट के तौर पे उसको बाद में क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जो आपको बाद में बातें पता लगती हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है मेरी बात? फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का मतलब ये नहीं है कि अब आगे आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। जिस वर्ड को आपको ध्यान से समझना है वो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे इन्वेस्टिगेट करना। इट इज नॉट री इन्वेस्टिगेशन। री इन्वेस्टिगेशन इज वेरी डिफरेंट। री इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के कोर्ट की परमिशन की जरूरत लगती है। अभी वो प्रोवाइजो में ऐड कर दिया गया, पहले प्रोवाइजो में ऐड नहीं हुआ था। री इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस की कोर्ट की परमिशन लगती है पुलिस को। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन नहीं चाहिए। आपने रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी अंडर सबसेक्शन 3, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है, क्या लगता है, वेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, आपको और एविडेंसेस मिलते हैं, ही शैल फॉरवर्ड द मैजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स। केवल एक रिपोर्ट नहीं, जितने आपको एविडेंसेस मिलते जाएं। आपने रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी, अब आपको नए एविडेंसेस पता लग गए। Regarding such evidences, inform the state government may by rules provide and the provisions of subsection 3 to 8। अब जो provisions उसके लिए ऊपर अप्लाई होते थे कि ये बातें होनी चाहिए, ये चीजें लिखी होनी चाहिए, वो सब सारी बातें आप यहाँ पे apply in relation to reports as they apply to in relation to report forwarded in subsection। तो सबसेक्शन 9, पहले ये सबसेक्शन 8 हुआ करता था, 173 सबसेक्शन 8, अभी ये सबसेक्शन 9 हो गया है। एक एक सबसेक्शन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है मैंने बताया आपको। जो सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है, पहले वो सबसेक्शन 1A हुआ करता था, अब उसको 2 कर दिया तो एक एक नंबर बढ़ा देंगे आगे के सेक्शंस में। तो ये 173A हुआ करता था। 173A डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्लैश लिख लीजिएगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट, बहुत पूछा जाता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट सेक्शन 193 सबसेक्शन 9 सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ डील कर। एक दो बातें लिखेंगे इसके बाद। आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग ट्रायल मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द ट्राइंग द केस एंड द सेम शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days which may be extended with the permission of the court। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल स्टार्ट हो गया, अब ट्रायल स्टार्ट होने के बाद अगर आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते तो आप ट्रायल कोर्ट से परमिशन, पहले ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं डला हुआ था, अभी डाल दिया गया है, ट्रायल चालू हो गया है। अब ट्रायल के बीच में भी आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट, ध्यान से सुनिएगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, देन इट मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो कि केस को ट्राई कर रहा है, और उसको आप कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे? 90 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। जिस पीरियड को अगर कोर्ट चाहे तो बढ़ा सकता है। Now the question comes whether there is difference between further investigation and re-investigation। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बड़ा अलग है, री इन्वेस्टिगेशन बड़ा अलग है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन करी थी अब उसके आगे और इन्वेस्टिगेट आप करते। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब है दोबारा से पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना। उसके लिए हमेशा कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। आ रही है बात समझ? बिना कोर्ट के परमिशन के आप री इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकते। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा केस लिख लीजिए। तो केस का नाम बता देता हूँ, नाम लिखिएगा मिठा भाई प्रशा भाई पटेल, प्रशा भाई पटेल वर्सेस
क्या होगा? स्टेट ऑफ गुजरात, 2009 का जजमेंट लिख लीजिएगा. इन दिस केस द एपेक्स कोर्ट डिफाइंड distinction between reinvestigation and further investigation. Reinvestigation, further investigation. Court said that further investigation, even after filing that, court said that further investigation, even after filing charge sheet, is a statutory right of police. So it is not mandatory. It is not mandatory. To take prior permission of magistrate for further investigation, but reinvestigation without prior permission is prohibited. अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है यहां पर, ये कौन डायरेक्ट कर सकता है? ये मैजिस्ट्रेट भी डायरेक्ट कर सकता है. मैजिस्ट्रेट तो हमेशा कुछ भी कर सकता है, वो भी डायरेक्ट कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ऐसा आपने अभी 175 में भी देखा. 175 के सबसेक्शन 3 में भी आपने ऐसा देखा था कि मैजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने को पुलिस ऑफिसर को, है ना. और वो डायरेक्ट पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी हो सकता है. वो डायरेक्शन पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी किया जा सकता है. कॉग्निजेंस लेने के बाद भी आप वो डायरेक्शन दे सकते हैं 175 के सबसेक्शन 3 का, और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा. मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा जरा, वो होगा क्या. पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट सबमिट करी, आपने कॉग्निजेंस ले लिया, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया. तो इन्वेस्टिगेशन कब डायरेक्ट हो रही है? पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे, अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3. और उसकी रिपोर्ट कहां सबमिट करी जाएगी? अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 9. फर्दर रिपोर्ट क्योंकि बनेगी वो सबमिट करी जाएगी. तो ये जो डायरेक्शन है ये कब आ रहा है? पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज आ रहा है, और ये अलाउड है. मैंने बताया था आपको. अगर आपको विनू भाई का केस याद है, विनू भाई हरी भाई, है वो केस याद है? नहीं है? नहीं है, बताओ जरा. विनू भाई हरी भाई मालवीय जो केस है वो याद है? पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे. बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रायल स्टार्ट होने के पहले होगा, क्योंकि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद होगा तो वहां पर कोर्ट को अलग पावर होती है. वहां पर वो 175 सबसेक्शन 3 का इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाएगा. दैट इज अनदर इन्वेस्टिगेशन विच इज डन आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ ट्रायल. ट्रायल के इनिशिएट होने के बाद किया जाए, वो डिफरेंट है. आ रही है बात समझ? इसलिए वहां पे बोला था मैंने आपको विनू भाई हरी भाई में कि इवन द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 175(3) विच इज अ कॉग्निजेंस स्टेज, कॉग्निजेंस लेने की पहली स्टेज है, वो डायरेक्शन आपका पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पे भी हो सकता है. 2019 का वो जजमेंट था, अगर आपको याद आ गया है. चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं है? दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट?
फर्दर इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन की क्लियर है। बहुत बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ जरा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो गया, पुलिस रिपोर्ट बन गई, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट्स आपको दे दी। अब मजिस्ट्रेट्स आपको क्या करना है? सबसे पहली बात होती है कॉग्निजेंस। जो कॉग्निजेंस है वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन उसके पहले दो चार बातें जो मिसलिनियस चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। पहले एक होता है आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट। क्या होता है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट। वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है हमें पढ़ना है, और उसके बाद में हम जो है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे। अपराध कहाँ हुआ है और कौन इंक्वायर करेगा, कौन उसको ट्रायल करेगा, किसके पास ट्रायल की पावर होगी, किस कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से कोर्ट में पावर हो सकती किसी ऑफेंस को लेकर के। तो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, क्षेत्राधिकार से रिलेटेड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वी विल स्टडी सम प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे कॉग्निजेंस। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा जो है हम कल करेंगे। आप पढ़ के आइए, अगर आपको कुछ लगता है, कोई डाउट लगता है, देन आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है, अभी कोई समस्या है, तो आप अभी पूछ लीजिए ना। एंड फ्रॉम माय साइड दिस इज ऑल फॉर टुडेज।